हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया यूपी टेट सी टेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके मटेरियल मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। ज़्यादातर अगर होते भी हैं तो उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि वो आपके समझ के बाहर होते हैं। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसके बिना आपका यूपी टेट और सी टेट निकलना मुश्किल होता है। और ये टॉपिक है बाल मनोविज्ञान एवं अध्यापन कला। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। और बाल मनोविज्ञान का पहला टॉपिक आज मैंने लिया है विकास की अवधारणा एवं अधिगम संबंध, और इसी के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है इसका कि विकास के आयाम कितने होते हैं। तो विकास के 7 आयाम होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक। और विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये जान लीजिए कि विकास निरंतर व गतिशील होता है, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के सभी परिवर्तनों को विकास के अंदर ही रखा जाता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका दिन ब दिन उसकी मृत्यु तक जो भी चीज़ें वो नई सीखता है, सीख करके अपने चरित्र में या अपने मानसिक तौर पे जो विकसित होता है उन चीज़ों से अवगत होकर के, तो सभी परिवर्तन, उसके सभी प्रक्रियाएं विकास के ही अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकास निरंतर एवं गतिशील होता है। अब देखते हैं कि विकास की प्रकृति कैसी होती है। तो पहला पॉइंट इसमें अभी आपने ऊपर देख ही लिया कि निरंतर व गतिशील है। दूसरा है बहुआयामी एवं प्रासंगिक है। तीसरा है एकीकृत प्रक्रिया है यह। और चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर। पांचवा है परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। और विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो पहला है इसमें लैंगिकता। लैंगिकता यानी कि बच्चे के जन्म के बाद वो बालक या बालिका उसके लिंग के अनुसार निर्धारित होता है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति ये होती है कि आज के टाइम पे भी अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं को या लड़कियों के पास बुद्धि नहीं होती है। तो ये गलतफहमी आप दूर कर लें, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के मस्तिष्क का विकास पहले होता है। और जो हमारे समाज में विवाह की जो परंपरा बनाई गई, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अक्सर करके विवाह के लिए लड़कियों की आयु कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो आपसे कम 5 साल कम उम्र की जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो उनकी समझ अपने से 5 साल ज़्यादा बड़े उम्र के लड़के के बराबर होती है। तो मानसिक तौर पर वो काफ़ी सशक्त होती हैं, विकसित होता है उनका मानसिक स्तर। तो इसलिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का विकास पहले ही हो जाता है। तो अभी तक जो अगर आप गलतफहमी में थे तो इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दीजिएगा। लड़कियां ज़्यादा समझदार होती हैं। दूसरा है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता के तहत क्या आ जाएगा कि जो अपने माता पिता से बच्चे ने ग्रहण किया है, जैसे रंग रूप, बालों का रंग, आँखों का रंग, यहाँ तक कि बुद्धि और शरीर का आकार कि लंबा है, नाटा है, छोटा है, मोटा है या पतला दुबला है, तो ये सब जेनेटिकली आपके बच्चे के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है बुद्धि। तो देखा गया है कि तेज बुद्धि वाले बच्चे जो है वो उनका विकास तीव्र गति से होता है, और मंद बुद्धि वाले बच्चों का विकास मध्यम गति से होता है। तीव्र बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही काफ़ी चंचल होते हैं, और अपनी इस चंचलता के कारण वो अपने आप को तमाम तरीके के काम में, खेल कूद, हर चीज़ को सीखने में वो लिप्त रहते हैं हर समय, जब तक वो जगे हुए हैं। तो इस वजह से उनका शारीरिक विकास, उनका फिज़िकल एक्सरसाइज सब कुछ होता रहता है, और उनकी जो है दिमाग की ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, अपेक्षाकृत किसके थोड़े कम बुद्धि वाले बच्चों की, क्योंकि वो लेजी से पड़े रहते हैं, वो चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। और बचपन में देखेंगे आप काफ़ी बच्चों को कि वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं करना अच्छा लगता है, या तो वो सोते हैं, और इसी वजह से उनके शरीर का आकार भी उतना फुर्तीला नहीं रह पाता, उनके शरीर के ग्रोथ में, उनकी वृद्धि में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो बुद्धि का भी जो एक महत्वपूर्ण कारक है विकास में। चौथा है पौष्टिक आहार। इन सभी कारकों में मैं इसको सबसे ज़्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि पौष्टिक आहार जो है वो आपके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार जो है अपनी तरफ से प्रयासरत रहती है कि बालक बालिकाओं को उनके स्कूल के माध्यम से या उनकी आंगनबाड़ी के माध्यम से एक संतुलित और पौष्टिक आहार प्रदान किए जाएं। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को जितना आप पौष्टिक आहार देंगे शुरुआती दौर में, तो उतने ही ज़्यादा उनका विकास संभव है, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो।
5वां देखते हैं मित्र। मित्रता का भी एक अहम योगदान होता है। बच्चों के जो है प्राथमिक समूह के अवधारणा जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मित्रता, परिवार के बाद मित्रता ही आता है, खेल समूह आता है। तो बच्चों की मित्रता में इसलिए जो है अहम है क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो तीव्र तेज़ बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको तेज़ बुद्धि के बच्चों की संगत पसंद आती है। जैसे बच्चों का कोई खेल है, अगर वो खेल थोड़ा जटिल है, कुछ बच्चे उसको समझते हैं, इसलिए वो उनके साथ खेलना उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो इस खेल को समझ रहे हैं, यानी कि उनके मानसिक स्तर के दोस्तों के साथ। तो इसलिए मित्रता का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। छठा देखेंगे समाज। समाज का भी बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। विकास का एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि जिस समाज में बच्चा जैसा पलता है, जिसमें जो है बच्चा सीख रहा होता है, ज़्यादातर चीज़ें समाजीकरण की प्रक्रिया है, सीखने की ही प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। तो जैसे समाज में वो रह रहा होगा वैसे ही समाज में वो उसी के अनुरूप ढलता चला जाएगा। अगर बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है तो ये संभावना ज़्यादा होती है कि बच्चा भी पढ़ाई के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। जैसे अधिकतर देखने को हमें मिलता है, हम उसको नेपोटिज़्म के तहत देख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, भाई भतीजावाद जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। जिस परिवार में आपने अधिकतर देखा होगा कि अगर आर्मी में गए हुए 2-4 लोग होते हैं जिस परिवार से, तो उस परिवार का बच्चा ज़्यादातर जो है बचपन से ही उसके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं कि हमें भी आर्मी में जाना है, देश की सेवा करनी है। तो यहाँ पर कोई भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म जैसी बात नहीं होती है, बल्कि उसका समाजीकरण ही उस तरीके से हुआ है, इसलिए वो उसी समाज में जाना चाहता है। 7वां देखते हैं जाति एवं वर्ग। जाति एवं वर्ग भी बच्चों के अंदर जो है 2 प्रकार से करता है उनका विकास, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर उच्च जाति और उच्च वर्ग का है तो उसका मानसिक विकास जो है उसी तरीके से होता है अपेक्षाकृत उसके जो निम्न जाति या निम्न वर्ग में जन्म लेता है। निम्न वर्ग के जैसे छोटे बड़े, अमीर गरीब, इस तरीके की भावनाएं बच्चों के मन में एक कुंठा लाती है और उनका विकास भी उसी तरीके से अवरुद्ध होता रहता है। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि इस तरीके का विकास बच्चों के विकास जो है समानता के आधार पर हो, ना कि इस तरीके का। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो जाति एवं वर्ग, जो बच्चों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है। 8वां है वातावरण। बच्चे जिस माहौल या वातावरण में रहते हैं उनके सीखने की प्रक्रिया पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ आपको ऊपर समाज के जैसा ही है कि जैसा समाज, जैसा वातावरण होगा, बच्चे उसी के अनुसार ही अपने विकास और अपने सीखने की प्रक्रिया को करेंगे। तो ये हो गए कारक। अब देखते हैं विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब होगी? कि जब बच्चा गर्भ में बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू होती हो। दूसरा है शैशवावस्था। इस अवस्था में बालक अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जब बच्चा छोटा होता है फिर आप वो थोड़ा बैठने लगता है, अपने मुंह से कुछ न कुछ शब्द निकालता है और पूरे परिवार के लोग अपने उसके रिश्ते के हिसाब से कि बाबा होंगे तो चाहेंगे कि बाबा बोले, पापा चाहेंगे पापा बोले, तो वो सीखना, एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है। तीसरा आता है बाल्यावस्था। जब बाल्यावस्था आती है तो बालक के अंदर अपने मनोभाव शुरू होते हैं, उसको चीज़ें पसंद नापसंद इन सब चीज़ों का भाव वो जानने लगता है। और ज़्यादातर इस उम्र में बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ रहना, उनके साथ समय व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके घर में इस उम्र के बच्चे होंगे बाल्यावस्था के, तो आप देखेंगे कि घर पे वापस आने के बाद भी उनकी बातों में अपने दोस्तों की ही बातें ज़्यादा होती हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप सुनते हैं और उनकी बातें वो अच्छी भी लगती हैं। फिर तीसरी सबसे अहम अवस्था आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है सबसे तीव्रतम अवस्था होती है और सबसे विशिष्ट अवस्था है। किसी भी बालक के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के बीच की जो अवस्था है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आती है किशोरावस्था। ये काफ़ी तीव्र अवस्था है, ऊर्जा से भरपूर अवस्था माना जाता है इसे। और इस अवस्था में बालक का स्वभाव कल्पनाशीलता होता है और ये तूफ़ानी होता है। तूफ़ानी यानी कि प्रवृत्ति के हिसाब से इसकी सोच तूफ़ानी होती है। कभी कभी ये अपने आसपास के जो मूल्य हैं उनके विरोध करने लगता है, उनको अपने अनुकूल नहीं मानता है और अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी ऊर्जा के हिसाब से चीज़ों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखने लगता है। और यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें अक्सर करके आपने सुना भी होगा कि गांव घर में कहा जाता है कि ये बनने बिगड़ने की अवस्था है।
तो बनने बिगड़ने की अवस्था से मतलब यही होता है कि इस अवस्था में आपकी ऊर्जा को अगर सही दिशा मिल जाएगी तो बच्चे के अगर ऊर्जा को सही दिशा मिली तो बच्चा एक सही रास्ते पर काफ़ी अच्छा कर जाता है। लेकिन अगर बच्चे की इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली और वो इस विरोध के साथ ही जीता रहा तो वो आगे चल के हर चीज़ का विरोध ही उसके नज़रिए ही बदल जाएगा, वो विरोध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो जाएगी और हो सकता है कि सामाजिक विचलन से भी उसको गुजरना पड़े। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। चौथा है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जो है इसमें लक्ष्य प्राप्ति की अवस्था भी कहते हैं। व्यक्ति की सोच में कल्पनाशीलता समाप्त हो जाती है। अब वो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करने लगता है और उसकी सोच जो है कल्पनाशीलता से हट के वैज्ञानिकता एवं वास्तविकता के नज़दीक हो जाती है। वो उसी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करता है। वो अपने लक्ष्यों को केंद्रित करना शुरू करता है, उनको अचीव करने की कोशिश करता है, उनको अचीव करता है और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढता है कि उसकी एक पोजीशन होनी चाहिए। चलिए, तो ये हो गई थी विकास की बातें। अब देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो वृद्धि जैसा कि आप देख रहे हैं, वृद्धि और विकास, तो वृद्धि ज़रूरी नहीं सिर्फ मनुष्यों में हो, हर प्राणी में भी एक वृद्धि होती है। और विकास के बारे में हम ऊपर देख ही चुके हैं कि विकास हम किसको कहेंगे विकास। तो अब देख लेते हैं इनके बीच में अंतर। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि अगर किसी बच्चे की हाइट है वो वृद्धि है, उसको आप माप सकते हैं कि कितने फिट का है, कितने सेंटीमीटर का है, कितने इंच का है। लेकिन उसके विकास को मापने की अभी तक कोई पैमाना विकसित नहीं हुआ है कि कितना विकास हुआ है, क्योंकि विकास एक, ऊपर हमने देखा ना कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप उसको नहीं माप सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का समाजीकरण हो रहा है, समाजीकरण के साथ साथ ही उसका विकास भी हो रहा है, तो फिर वो आप नहीं माप सकते हैं क्योंकि उसके लिए कोई पैमाना विकसित ही नहीं हुआ है, जबकि उसकी वृद्धि को मापा जा सकता है। दूसरा है अंतर कि विकास एक चरण वृद्धि है, जबकि वृद्धि विकास में सम्मिलित है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि विकास जो है, मैंने अभी कहा, ऊपर आपको बताया था कि विकास बहुआयामी है, तो विकास में वृद्धि ये भी एक विकास का ही चरण है। यानी कि वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत ही आती है कि अगर अपनी सामान्य हाइट से कम रह जाए तो यानी कि उसके विकास में बाधा आई, ना कि जबकि उसके माता पिता की भी हाइट सामान्य है, उसके भाई बहनों के भी हाइट समान है, लेकिन अगर उसमें से किसी बच्चे की हाइट कम रह गई तो वो असामान्य मानी जाएगी। तो विकास की एक चरण, विकास का जो है एक चरण वृद्धि भी है, यानी वृद्धि को विकास के अंतर्गत ही रखा जाएगा, क्योंकि जब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी तो हम कहेंगे इसका विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसको एकक तौर पे देखेंगे तो उसको कहेंगे कि इसकी वृद्धि रुक गई, इसकी वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन आखिरकार फ़र्क किस पे पड़ा, उसके विकास पर ही पड़ा। तो वृद्धि जो है विकास का एक चरण है। तीसरा है कि वृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। जी बिल्कुल सही है। बच्चे की सेहत, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे की शारीरिक वृद्धि, ये सब जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बच्चा शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जाता है, तो ये शारीरिक परिवर्तन इसमें तमाम तरीके के होते हैं, हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। जबकि विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन है कि बच्चे ने आखिर अंत तक क्या क्या चीज़ें सीखी और उसने क्या क्या चीज़ें ग्रहण की और अपने किन किन उद्देश्यों को उसने हासिल किया, ये आपके विकास के अंतर्गत आ जाएगा। चौथा है कि वृद्धि संकुचित होती है, एक समय के बाद ठहर जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया मृत्यु तक चलती है। बिल्कुल सही बात है, ये सही अंतर है। क्योंकि वृद्धि, अभी हाइट का ही उदाहरण हमने लिया है, यहाँ पे भी हाइट की, किसी के बच्चे की ऊंचाई का ही उदाहरण लेंगे कि उसकी अगर 5-10 है उसकी हाइट, तो उसके बाद नॉर्मल अगर उसके घर में कितना भी करेगा तो 6-6.5 फीट की ऊंचाई उसकी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। लेकिन एक समय के बाद वो रुक जाएगी, निरंतर वो चलती नहीं रहेगी। अगर उसकी उम्र 100 साल तक वो जीता है तो ऐसा नहीं है कि साल दर साल वो 1-1 फीट बढ़ेगा, उसकी एक निश्चित अवस्था रहेगी, वहीं तक उसकी वृद्धि हो पाएगी। तो दोस्तों, ये रहा वृद्धि और विकास में अंतर। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे और इसी तरह धीरे धीरे सारे टॉपिक बाल मनोविज्ञान और अध्यापन कला के कराए जाएंगे। एक दिन आपकी जो है वीडियो आएगा इसके टॉपिक से और अगले दिन आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बनने वाले संभावित प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो अब अगला वीडियो जो है इस टॉपिक का आएगा, वो आएगा प्रश्नोत्तर के तौर पे। तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।